हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप खुश भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और पढ़ाई को आपने जारी रखा होगा। तो इस पढ़ाई के अंदर क्यों ना हम केमिकल किनेटिक्स के लेक्चर 3 को इंक्लूड कर लें। अब लेक्चर 3 में जो आज हम करेंगे, देखो लेक्चर 2 में हमने क्या किया था बेटा, कैटालिस्ट के बारे में किया था, सेकेंड टेम्परेचर। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिन पे रेट ऑफ फ्रैक्शन डिपेंड करता था। आज हम थर्ड फैक्टर को आगे लेकर जाएंगे एंड द थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे वैसे वैसे उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी फास्ट होगा। अब सोच कर देखें, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 5 ग्राम है और एक बच्चे के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 केजी है, 5 केजी। तो दोनों में से कौन अच्छे तरीके से फास्टली HCl को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, जिसकी अमाउंट भी ज्यादा है और जिसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो अपने पास स्पीड है रिएक्शन की, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे उस रिएक्शन का रेट भी क्या होता रहेगा, फास्ट। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो अपने पास एक ग्राफ है जिसमें मैं एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं बेटा, टाइम, और अपने पास जो वाई एक्सिस है उस पे है कंसंट्रेशन। तो देखिए इस पॉइंट पे लेट अस कंसीडर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम। अगर टाइम 0 है तो इसका मीनिंग अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो वहां पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, minimum we can say x approaches to 0, means concentration of product approaches to 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, with the passage of time प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बस तो चेक कीजिए, जिस पॉइंट पे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेज भी आ सकती है। तो इस टाइम पे आप चेक कीजिए, इस टाइम पे रेट दोनों का सेम आ रहा है। दूसरी बात, मैंने आपको यह भी बताया था बच्चों कि अगर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट बराबर करना है तो वहां पे लेट अस कंसीडर R इज रिएक्टेंट, P इज प्रोडक्ट, तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही कंसेप्ट यहां पे है, जैसे जैसे आप टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आप चेक करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अब मैं यही कंसेप्ट को किस टर्म्स में बताने जा रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ। अब रेट लॉ के बेसिस पे क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग में ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट, लेट अस कंसीडर बी। अब ए के आपने कितने मोल्स ले लिए, 1 मोल। तो क्या ये 100% निश्चित है कि 1 मोल ए का कंप्लीटली रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी? नो। क्या मालूम सिर्फ 50% ए यूटिलाइज हो या फिर 30% यूटिलाइज हो, विच मीन्स एक्चुअल में जो रेट होगा वो 1 मोल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो उतने मोल्स पे, उतनी अमाउंट पे डिपेंड करेगा जितनी अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट में। सो दैट्स व्हाई rate directly proportional to concentration of A raised to the power alpha। यहां पे अल्फा का मीनिंग यही हुआ, दैट इज अल्फा मीन्स स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और आप इसको बोल सकते हो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोबारा से सुनिए, अगर मैं आपको बोलूं
कि ए के 2 मोल्स रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहां पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, पहले ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एज वेल एज रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड ए, दोनों के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मीनिंग अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो यहां पे आएगा बच्चों रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ए, प्लस में नहीं जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएगा। सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए दी पावर 2। अगर वहां पे दोनों के 1 मोल कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो ए की पावर 2। सो हियर 2 इज ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों जो रेट लो है वो अपने पास एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंटल, हम स्टार्टिंग में जो रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है उसको सच नहीं मान सकते कि हां कि 1 मोल किसका यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का, 3 मोल्स किसके यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के, और हैबर प्रोसेस के अंदर उसमें कितने मोल्स अमोनिया के बनेंगे, 2 मोल्स। बेटा ये तो अपने पास बैलेंसिंग इक्वेशंस होती हैं। अब उस बैलेंस में जो बैलेंस के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं क्या वो सभी के सभी मोल्स यूज होंगे? बस इसी चीज को एग्जामिन किया था किस टॉपिक के अंदर, रेट लो। तो रेट लो एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जिसमें आप ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक्चुअल में वहां पे कितने मोल्स यूज हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पे अपने पास रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैक्टेंट्स रेज टू द पावर those stoichiometric coefficients, those exponents which actually define कि कितनी अपने पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आ रही है। ये तो था अपने पास एक ही तरह का रिएक्टेंट। अगर बच्चों अपने पास 2 तरह के रिएक्टेंट्स हों तो रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और वही बात होगी कि कंसंट्रेशन हमें नहीं मालूम कि ए और बी की कितनी यूज होगी। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस रेट इज इक्वल टू के, के इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ए दी पावर अल्फा एंड बी दी पावर बीटा, एंड हियर अल्फा इज द ऑर्डर with respect to A, beta is the order with respect to B, and alpha plus beta is overall order of fraction. तो आई बात समझ में बेटा? सो दिस इज द रेट लॉ। ठीक, नेक्स्ट वन देखो। अब इस केस में इस स्लाइड पे मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूं, देखिए। जब हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेट अस कंसीडर अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाएं, मींस इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज नाइट्रोनियम आयन, और OH ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज होगी और दूसरी पैरा पोजीशन पे। तो वहां पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा, वन इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो NO2 1+ एज एन इलेक्ट्रोफाइल, यहां तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या फिर बेटा पैरा पे, मींस पैरानाइट्रोफिनोल। लेकिन पैरा इज मोर सिमेट्रिकल, तो हम मानकर चलते हैं कि जहां पे जो पैरा मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में है वो 90% है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल माइनर प्रोडक्ट है तो वो कितना होगा 10%। अब सोचो क्या दोनों का रेट सेम होगा? दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। नो, क्यों बच्चों? अगर अपने पास एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट 2 में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में, और अगर बी अपने पास क्या है मेजर,
सी अपने पास क्या है बेटा, माइनर। तो दोनों का रेट सेम नहीं होगा। अगर दोनों का रेट सेम होता तो दोनों की फिर अमाउंट भी तो सेम बनती। 50% क्या बनता, पैरानाइट्रोफिनॉल, 50% क्या बनता, ऑर्थोनाइट्रोफिन। विच मींस ए से बी जाते हुए जो अपने पास रेट कांस्टेंट आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा रेट कांस्टेंट डिफाइन करता है, एग्जामिन करता है रेट ऑफ फ्रैक्शन को। क्योंकि अगर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करें तो होता क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्रैक्शन when the concentration of unity, when the concentration of reactants is unity, which means इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट होगा K2। तो इसके लिए अपने पास रेट इज इक्वल टू K1A ये आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट इज इक्वल टू K2A। तो यहां पे अगर हम B की परसेंटेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ग्राफ पे बाद में आते हैं। अगर हमने B की परसेंटेज को फाइंड आउट करना है कि कितनी बन सकती है, मींस परसेंटेज यील्ड ऑफ B, तो उसके लिए ऊपर क्या आएगा अपने पास, B का रेट कांस्टेंट, नीचे क्या आएगा, उस रिएक्शन का टोटल रेट, मींस टोटल रेट कांस्टेंट, दैट इज K1 प्लस K2। इन अदर वर्ड्स यहां पे क्या आएगा, K1 इंटू A मींस B के कॉरस्पॉन्डिंग रेट, नीचे बेटा B के कॉरस्पॉन्डिंग रेट प्लस C के कॉरस्पॉन्डिंग रेट। तो चेक कीजिए, कंसंट्रेशन तो सभी की सेम आ रही है, A की कंसंट्रेशन कॉमन आ रहा है, तो फाइनली K1 अपॉन K1 प्लस K2। अब यहां पे K1 के कॉरस्पॉन्डिंग रेट फास्ट होगा, तो ये वैल्यू C के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगी, मींस परसेंटेज यील्ड ऑफ C क्या आएगी, K2 अपॉन K1 प्लस K2। आई बात समझ में? तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग B की परसेंटेज ज्यादा होगी, अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो इसका मीनिंग यहां पे C की परसेंटेज कम आ रही है। तो ऐसे हम अगर अपने पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वहां पे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट कांस्टेंट और द स्पीड ऑफ फ्रैक्शन कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है और किसकी परसेंटेज कम है, मींस कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यहां पे तीन आएंगी लाइंस, तीन कर्व्स आएंगी। पहली कर्व ये किसकी होगी, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट तो यहां पे हमने क्या लिया था A, लेकिन यहां से दो प्रोडक्ट्स बन रहे थे जिसमें से B को हमने क्या माना है, मेजर, और बेटा C को हमने क्या कंसीडर किया, माइनर। ठीक, तो B का कर्व ज्यादा एक्सपोनेंशियल में आएगा, C का कम में आएगा। तो यहां पे A की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज, B की ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू C। क्लियर बच्चों? तो यहां पे हमने कंसेप्ट स्टडी किया है रेट ऑफ फ्रैक्शन का, किसकी फॉर्म में, जब अपने पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स देता है तो उस केस में किसी पर्टिकुलर की परसेंटेज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट वैल्यूज, क्योंकि रेट कांस्टेंट ही रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिफाइन करता है। और एक बात बताना चाहता हूं आपको बेटा, जो अपने पास रेट कांस्टेंट है ये तो ठीक है कि वो रेट के बराबर आएगा जब अपने पास A की कंसंट्रेशन क्या होगी, यूनिटी। लेकिन एक चीज और सुनने वाली है बेटा, रेट कांस्टेंट तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप रिएक्शन की टाइप को चेंज नहीं करेंगे। रिएक्शन की टाइप को चेंज नहीं करेंगे तब तक एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। ठीक, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आई रिपीट, रेट कांस्टेंट
नेवर एवर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है वो? ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मींस अगर पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पे दो कंसेप्ट आ गए कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन की टाइप को चेंज करने से चेंज हो सकती है, या फिर उसी रिएक्शन के अंदर कब चेंज होगी, जब वहां पे आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आप जाकर देखना, वहां पे मैंने बताया था कि जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो वहां पे रेट इंक्रीज होगा। उसका मीनिंग क्या होगा कि वहां पे रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, फिर आगे अपने पास रिएक्शन कंसेक्यूटिव का कंसेप्ट। कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कंसेक्यूटिव मींस आपने ए से पहले क्या बनाया? बी, और बी से बच्चों फिर हमने क्या बनाया? सी। तो ए से बी, बी से सी, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव। अब इसमें आप ए को तो क्या मानेंगे फिर? रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों सी क्या हो जाएगा फिर? प्रोडक्ट। तो बी यहां पे प्रोडक्ट नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों? इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि अब ये अपने आप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मींस पहले इसकी कंसंट्रेशन ए के कम होने से इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होने के बाद जब ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तब ये डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी? सी की। तो अगर मैं यहां पे कंसेक्यूटिव रिएक्शन का कंसेप्ट ग्राफ की हेल्प से समझाऊं तो ए के लिए ग्राफ तो वही सेम बनेगा। मींस विद द पासेस ऑफ टाइम ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन बी के लिए क्या होगा बेटा? बी के लिए पहले तो क्या होगी? इंक्रीज, फिर क्या होगी? डिक्रीज। अप्रोचेस टू जीरो विद द पासेस ऑफ टाइम, जीरो तक पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन बेटा जो अपने पास सी की कंसंट्रेशन होगी वो धीरे धीरे क्या होगी? इंक्रीज। तो जैसे जैसे बी बनेगा वैसे वैसे बी सी में कन्वर्ट होगा। जैसे जैसे वो सी में कन्वर्ट होगा तो सी की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज। बी की पहले इंक्रीज हो रही थी, फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये ग्राफ हो गया अपने पास ए के लिए, दिस वन इज फॉर बी एंड दिस वन इज फॉर सी। क्लियर है बेटा? हां जी, बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो कंसेक्यूटिव का कंसेप्ट हम किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए समझ सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, लेट अस कंसीडर, हमने ये एग्जांपल ले ली, दिस वन इज इथेनॉल। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले मैं इथेनॉल से क्या कन्वर्ट कर रहा हूं? इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल्डिहाइड। तो ये हो गया ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेट कांस्टेंट K1 एंड दिस वन इज बी। अगर मैं उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवाऊं, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे मैंने हाइड्रोजन को रिमूव करवाया है, तो दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल्डिहाइड। तो अगर मैं बी को फर्दर किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, मींस अगर मैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊं तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिटिक एसिड। तो यहां पे अपने पास दिस वन इज सी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट K2। तो ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें पहले बी की अमाउंट एसिटाइल्डिहाइड की फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, फिर वो डिक्रीज होगी जैसे जैसे वो किस में कन्वर्ट होगा? एसिटिक एसिड में। क्लियर बच्चों? नाउ नेक्स्ट वन। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। क्वेश्चन की हेल्प से हम और कंसेप्ट को बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया मिठास लेकर आएंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट टाइप्स के मसाले की टेस्ट को, उसके फ्लेवर को बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है,
A to B। अब इसमें A to B में रेट ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 3 times when the concentration of A increased by 9 times। तो हमने यहां पे क्या बच्चों फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2018। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, मैं इस वे से करवाऊंगा कि जिसमें नॉन मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट्स को भी लगे हां कि मैथ नहीं है, फिर भी सुकृत सर ने ये बहुत अच्छे से समझाया। देखिए, अब सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ रेट ऑफ फ्रैक्शन को लिख लिया करो। सो हियर रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा। फिर उसके बाद रेट को आप कंसीडर करो स्मॉल और कंसंट्रेशन ए को कंसीडर करो स्मॉल ए। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब ये चेंज होगी क्योंकि ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा। अब वहां पे चेक करो जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, 3 टाइम्स। मींस अगर मैं इसका सेकंड रेट R2 कंसीडर करूं, अब ये सेकंड रेट पहले से 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। दिस वन इज 3 टाइम्स ऑफ R। और उस केस में क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि A की कंसंट्रेशन मींस A2 की कंसंट्रेशन पहली कंसंट्रेशन के कितनी इंक्रीज हो रही है, 9 टाइम्स। मींस 9 टाइम्स ऑफ A। तो इसका मीनिंग हुआ बेटा 3R और इसका मीनिंग क्या हुआ 9A। अब ये दोनों चीजें अगेन इसमें हम पुट करेंगे तो फाइनली अपने पास क्या आएगा, 3R इज इक्वल टू के 9A की पावर अल्फा। ये अपने पास बन गई अब सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें 2 मेथड्स हैं, या तो हम क्या करें डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट, या फिर इसी में हम फर्स्ट इक्वेशन का कंसेप्ट ले आते, लेकिन बच्चों को यह भी बहुत इजी लगता है। तो 3R अपॉन R इज इक्वल टू के 9A की पावर अल्फा, कंप्लीट की पावर अल्फा आएगी डिवाइड बाय A की पावर अल्फा, आगे के R से R गया, K से K। सो 3 इज इक्वल टू 9 की पावर अल्फा A की पावर अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि वो पूरी की पावर अल्फा थी, डिवाइड बाय A की पावर अल्फा, कैंसल। सो फाइनली 3 इज इक्वल टू 9 की पावर अल्फा। तो चेक कीजिए अब इसमें हम अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो दोनों का बेस सेम बनाने की कोशिश करो। 9 मीन्स 3 की पावर 2, 2 के साथ अल्फा। तो चेक कीजिए यहां पे 3 की पावर 1, यहां पे 3 की पावर 2 अल्फा। सो फाइनली 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा कम्स आउट टू बी 0.5। सो फाइनली ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज हाफ, 0.5। इसका मीनिंग ये हुआ कि बच्चों जो अपने पास ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन सुनने वाली बात है, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है, होल नंबर्स में भी हो सकता है, होल नंबर्स, जीरो में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी। अब आप सोचेंगे सर आपने जीरो का कंसेप्ट नहीं क्लियर करवाया। करवाएंगे, नेगेटिव का भी बताएंगे, कीप पेशेंस। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टडी कर रहे हैं 2010 सीबीएसई फाइनल एग्जाम। देखिए अब इसमें 2 पार्ट्स हैं। अब बच्चों इसमें हमने पहले पार्ट में क्या देखा है कि बी की कंसंट्रेशन को ही सिर्फ वो इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स, और अगर ऑर्डर को हम क्या मानकर चले, फर्स्ट ऑर्डर। ये इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक, जिसमें 2 तरह के रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, ए का फर्स्ट ऑर्डर और बी का सेकेंड ऑर्डर। हाउ इज द रेट ऑफ फ्रैक्शन अफेक्टेड? तो अब हमने इसमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, हमने चेक करना है कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वहां पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए
अब इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? ए प्लस बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, पी मान लीजिए, सी, डी, जो आपका मन करे। आपके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? अगर ए और बी नहीं है वो लिख लीजिए। अब इस केस में फाइनली रेट किसके बराबर होगा? के ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। तो बच्चों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो अभी किया हमने, उसमें मैंने क्या बताया था कि रेट को आपने क्या कंसिडर करना है? आर, ए को स्मॉल ए और यहां पे बी क्या आएगा फिर? स्मॉल बी। सो फाइनली आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो उन्होंने बोला है कि अगर अपने पास यहां पे ए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर, बी क्या है? सेकंड ऑर्डर। मींस अल्फा की वैल्यू फिर यहां पे क्या लेंगे हम? 1। बीटा की वैल्यू हम बच्चों क्या लेंगे? 2। तो फाइनली आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2, इक्वेशन नंबर 2। जितनी मर्जी बना लो इक्वेशंस, क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक। शॉर्टकट मेथड्स हमेशा कंसेप्ट क्लियरेंस के बाद अपने आप जनरेट होते हैं, देखने की और चेक करने की जरूरत भी नहीं होती बेटा। आगे चलते हैं। अब बी की कंसंट्रेशन को ये 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो सोचो अब अपने पास R2 क्या होगा अगर बी की कंसंट्रेशन को वो 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा? के तो वही रहेगा सेम, ए की कंसंट्रेशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया ए, लेकिन बी को 3 टाइम्स, मींस बी की जगह यहां पे क्या हो जाएगा फिर? 3b, इसकी पावर क्या होगा? 2। तो चेक कीजिए R2 के ए की पावर 1 और b की पावर 2 फिर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों की पावर 2 है। अब चेक करो बेटा, ये पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर आ रहा है? r के। मींस R2 इज इक्वल टू r इंटू 3 द पावर 2, मींस R2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ r। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप B की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो जो अपने पास न्यू रेट आएगा वो ओल्ड रेट से 9 टाइम्स क्या होगा? ज्यादा। आगे सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की भी इंक्रीज कर रहे हैं और बी की भी, और दोनों की क्या कर रहे हैं बेटा? ये डबल। तो अब क्या होगा? अब भी हम इजीली कर सकते हैं बेटा जी। अब इस केस में अगेन आर किसके बराबर था? के ए की पावर 1 बी की पावर 2। सो फाइनली R2 इज इक्वल टू के A2A बन जाएगा, B2B। पावर दोनों की डिफरेंट होगी क्योंकि A का फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है, B का सेकंड ऑर्डर। सो फाइनली R2 इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 2, बाहर क्या आएगा? 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। ये पूरा का पूरा किसके बराबर है बेटा? ओल्ड रेट R के, इंटू ये कितना होगा? 8। सो फाइनली कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है बेटा? 8 टाइम्स। ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस बी A2B रेट इज इक्वल टू रेट दिया हुआ है बेटा इसका, जिसमें A की पावर 1 है, B की पावर 2 है। मींस फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक। उसके बाद K की भी वैल्यू गिवन है। अगर K की वैल्यू गिवन है तो K की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? चेक करो, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। हाँ जी बेटा, यहां पे कैलकुलेट नहीं आएगा, इन्होंने दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू। हाँ बेटा बिल्कुल आएगा, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है हमने। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन जब ए रिड्यूस होगा 0.06। ठीक है, चेक कीजिए। देखो सबसे पहले तो 2A प्लस बी फॉर्मेशन ऑफ A2B, और इसके लिए अपने पास
रेट को कैसे लिखेंगे? के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। चाहे बच्चों उन्होंने डायरेक्टली आपको रेट दिया हुआ है, लेकिन आदत बना लो कि सबसे पहले आपने लिखना ही ऐसे है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन पूछ ली तो हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर पूछ लिया विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फिर रेट क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? तो इसलिए सबसे पहले आपने जनरलाइजेशन पे जाना है। जब तक आप जनरल इक्वेशन को स्टडी नहीं करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि हर एक टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट है, चाहे वो सेम है। ठीक, अब इस केस में k की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ए की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर दैट इज 0.1, अल्फा की वैल्यू 1, बी की कंसंट्रेशन 0.2 इसकी पावर 2। ठीक बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी। सो फाइनली अपने पास ये क्या होगा? मेडिकल स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं 0.1 को क्या लिख सकता हूं? 10⁻⁻1, उसके ऊपर पावर क्या है? 1। 2 को हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻⁻1 इसकी पावर 2। सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻1 इंटू 4 इंटू 10⁻2। ठीक, सो फाइनली 8 इंटू बेस सेम पावर्स ऐड, तो फाइनली 8 इंटू 10⁻⁻⁹ और रेट के यूनिट्स मैंने बोला था बेटा लेक्चर 1 में, वो कभी चेंज नहीं होंगे, तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, नेक्स्ट। अब इन्होंने बोला कि कैलकुलेट रेट ऑफ फ्रैक्शन जब A इज रिड्यूस टू 0.06, मतलब पहले अपने पास A की कंसंट्रेशन इनिशियल फॉर्म में कितनी है? 0.1। ठीक, अब वहां पे कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0.06। तो सोचिए, पहले 0.1 अब 0.06, कितनी खत्म हो चुकी है? 0.04 खत्म हो चुकी है। अगर बेटा A की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ेगा तो रिएक्शन अकेले A के कारण थोड़ी ना हो रही है, उसमें B की पार्टिसिपेशन भी है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू उतनी ही अमाउंट B की तो भी चेंज होगी। अब स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे A के साथ क्या दिया हुआ है? 2, B के साथ क्या गिवन है? 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जितने मोल्स A के यूज होंगे, जितनी कंसंट्रेशन A की यूज होगी, B की उससे हाफ होगी। तो अगर यहां पे हम 0.04 A का यूज कर रहे हैं तो बेटा B का कितना यूज होगा? 0.02। और स्टार्टिंग में B की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। तो अब यहां पे हम कितना लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 0.18। तो B की कंसंट्रेशन 0.18 लेंगे, A की कंसंट्रेशन 0.06 लेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐसे ही हम पुट करेंगे और फिर हमने अगेन वहां पे क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए फाइंड आउट करते हैं बच्चों। देखो, सो रेट इज इक्वल टू के A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। सो K की वैल्यू अपने पास है 2 इंटू 10⁻⁻6, वो तो सेम रहेगी, 2 इंटू 10⁻⁻6। A की कंसंट्रेशन 0.06 की पावर 1, B की कंसंट्रेशन 0.18 की पावर 2। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4। इसको फर्दर मैंने ओपन कर लिया है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3888 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, अगर पॉइंट को आप इस तरफ लेना चाहते हैं 3.888 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻12, तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना होगा? 3.9 इंटू 10⁻⁻9। तो यहां पे आएगा अपने पास रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड, मीन्स 3.9 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन। बेटा देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। अच्छा, सही बोल रहे हैं,
जब आप कैटालिस्ट लेते हैं तो वहां पे अगर अपने पास ये एक्टिवेशन एनर्जी है रेक्टेंट साइड पे, तो वहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेज पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। दिस वन, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम रहेगी बेटा। क्यों, फर्क सिर्फ एक ही चीज पे पड़ता है, व्हेन वी यूज कैटालिस्ट, दैट वन इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट अपने आप में क्या होगी बेटा, फॉल्स, रॉन्ग। रीजन क्या लिख रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। बिल्कुल, एक्टिवेशन एनर्जी ही क्या होगी बच्चों, डिक्रीज। पूरा खेल ही यहां पे क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी का। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उनको चाहिए, उनको बोलो कि हम आपको एनर्जी कम देंगे और आप अपनी रिएक्शन को फास्ट कीजिए, क्योंकि अब यहां पे कैटलिस्ट आ चुका है, आपको ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उनकी रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट असर्शन रीजन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। कितनी गलत बात बोल रहे हैं। हमने डिस्कस किया था बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि बच्चों की रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऐसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऐसे, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दिस वन। लेकिन रेट की फाइनल वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंसंट्रेशन एक ही डिक्रीज होगी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, उसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हमने ग्राफ की हेल्प से भी स्टडी किया हुआ है। सो इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो अगेन इस केस में भी ए क्या आ रहा है, फॉल्स। फिर उसने देखिए, चेक कीजिए क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन यूज होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि विद द पासेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीजेस। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए फॉल्स एंड आर ट्रू। नेक्स्ट, हाँ जी, द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। सोचो, वीडियो को पॉज कर कुछ मिनट्स नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए सोचो कि ये असर्शन रीजन हम कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो वीडियो को फिर दोबारा से पॉज से बाहर निकालो और चेक करो। देखो, द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, अभी भी हमने डिस्कस किया था। सो बिल्कुल सही, ए इज ट्रू। लेकिन ऐसा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं इसके लिए। हाँ जी, एक कपल है, हस्बैंड का नेम है ए, वाइफ का नेम है बी। दोनों में झगड़ा रहता है, बिल्कुल आपस में बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग सोते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो एक कपल है, शादीशुदा है, काफी सालों से बच्चा नहीं है। होगा भी कैसे जब बॉन्डिंग तो है नहीं आपस में। अब ये बात उनके कॉलेज के फ्रेंड को पता चलती है, जो इनका कॉलेज फ्रेंड था, इन दोनों की लव मैरिज है। उस कॉलेज फ्रेंड का जो नेम है दैट वन इज सी। अब यहां पे जो सी है वो बच्चों कैटालिस्ट का काम करेगा। वो उनके घर आएगा, उन दोनों को समझाएगा। जब वो दोनों को समझाएगा, दोनों को पास में बिठाएगा, तब उस वक्त जो स्टेज आपको नजर आएगी, उसी कॉम्प्लेक्स को हम यहां पे बोलते हैं, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जहां पे बच्चों जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कारण ही वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स अब कंबाइन करने के लिए तैयार हैं, एंड देयर बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। 9 महीने के बाद किलकारी, बच्चा, खुशियां। तो वो क्यों है? क्योंकि ए और बी के अंदर जो मन मुटाव था कि हम आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए सी आगे आया, कैटालिस्ट आगे आया। तो उस कैटालिस्ट ने उन दोनों को पास में बिठाया, उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अब रीजन में चेक करो,
reactants combine with catalyst and formation of intermediate complex. So बिल्कुल सही, so are also true as well as correct explanation. ठीक, next one देखिए, next very easy, the role of catalyst is to change. NCERT एग्जाम्पलर्स, बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में जो MCQs आते हैं 99.99% बीच में पॉइंट लगा लो, लेकिन 99 के बाद लगाना बच्चों, वो MCQs NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड होते हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ चुनिंदा MCQs, जिसमें से पहला है व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करता है? क्या वो गिव्स फ्री एनर्जी को चेंज करेगा? क्या वो इंथैल्पी को चेंज करेगा? क्या वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा? नेवर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली विल अचीव क्विकली, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, जो दोनों के दोनों फास्ट होंगे वो सेम एक्सटेंट पे होंगे। तो इसलिए गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एच को भी वो चेंज नहीं करता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या स्टेट फंक्शंस, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। कैटालिस्ट सिर्फ पाथ को चेंज करता है, और पाथ के चेंज होने से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी हमने स्टडी किया हीट का कंसेप्ट हम किस थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं? डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक के केस में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। लेकिन जब डेल्टा एच चेंज ही नहीं होगा तो कहां से एनर्जी रिलीज होगी, कहां से वो एब्जॉर्ब होगी? नॉट चेंज। सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट वन, अब इसमें बेटा देखिए स्लाइड में रिएक्शन गिवन नहीं थी, तो अब मैंने इसमें रिएक्शन लिखी हुई है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली हमने चेक करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। देखिए, अगर मैं इनको रेट ऑफ रिएक्शन को सभी को एक दूसरे के बराबर लेकर आऊं, तो उसके लिए हर एक का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में जाना चाहिए। तो जहां पे बच्चों रेट इज इक्वल टू क्या आएगा? -1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br1 नेगेटिव अपॉन dt इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, dt इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू dt। तो चेक कीजिए क्या ए ऑप्शन सही है? क्या हम इसको, अगर हम इसके बराबर लें तो यही आएगा बेटा? नो। अगर मैं 5 को इस तरफ लेकर जाऊं तो वहां पे 5/6 आएगा, और मोर ओवर इसके आगे नेगेटिव साइन है, तो वहां पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बी में चेक कीजिए, अब बी के केस में इन्होंने क्या किया हुआ है? अब बी के केस में इन्होंने छोटी सी गलती की हुई है, यहां पे 6/5 किया हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए बच्चों? 5/6। ठीक है, नेगेटिव नहीं दिया हुआ अलग बात है, क्योंकि नेगेटिव तो चलो दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वहां पे 6/5 की जगह क्या आना चाहिए था? 5/6, और वही आपको कौन सी ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी ऑप्शन। बहुत इजी था बेटा ये। नेक्स्ट वन, इन्होंने बोला है रेट लो फॉर द रिएक्शन इज दिस वन इज फाउंड टू बी। इन्होंने एक रेट गिवन दिया हुआ है कि ए बी दोनों की पावर में 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल। तो अगर ये बी की कंसंट्रेशन डबल होगी, कीपिंग द ए कंसंट्रेशन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। आपको लगता है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? हमने कंसेप्ट को कोर पॉइंट तक स्टडी किया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन जरूर चेंज हो सकता था अगर ये क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन पे आता, लेकिन यहां पे तो उन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मैंने डिस्कस किया था, नेवर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। सो दैट्स व्हाई आंसर यहां पे आएगा सेम। नेक्स्ट वन, ग्राफ बहुत इजी है। इन्होंने कहा है कि अपने पास एक रिएक्शन गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वेरी एक्सपोनेंशियली, बिल्कुल सही, जिसमें ए क्या है? रिएक्टेंट, बी क्या है? प्रोडक्ट। Which of the following figure correctly describe change in concentration of reactant product? तो चेक कीजिए कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, जिसमें एक्सपोनेंशियली दोनों की कंसंट्रेशन
आपको ग्राफ में नजर आए जिसमें रेक्टेंट की क्या हो रही हो, डिक्रीज, और प्रोडक्ट की, वो मुझे नजर आ रहा है ओनली इन बी। क्यों? क्योंकि सी में भी एक कर्व आपके पास एक्सपोनेंशियल में नहीं है, स्ट्रेट लाइन। डी के केस में चेक करो, ए रेक्टेंट है लेकिन ये रेक्टेंट की कंसंट्रेशन को एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, इंक्रीज, और बी को एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ये तो गलत हो गए। और ये भी कंसेप्ट आप चेक कीजिए, तो इसमें तो आप चेक कीजिए, इसमें ये एक्सपोनेंशियल उसी पैटर्न में नहीं जा रही, देखो उसी पैटर्न में नहीं जा रही। तो ये तो एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर मैं दोनों का चेक करूं तो उसमें एक की डिक्रीज होनी चाहिए, दूसरे की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। और वही कंसेप्ट एक्सपोनेंशियली सिर्फ आपको किस में नजर आ रहा है, बी में। लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक में मैंने बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब भी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसमें रेक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, कम। तभी ओवरऑल वैल्यू डेल्टा एच की नेगेटिव आएगी, तभी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, रिलीज। मींस यहां पे ऊंचाई कम होनी चाहिए, यहां से मतलब ये वैल्यू प्रोडक्ट केस में क्या होगी ज्यादा, और यहां पे रेक्टेंट केस में क्या होगी, कम। अब ये चेक करो किस में आपको नजर आ रही है, दिस वन। तो इसमें इन्होंने बोला था एक्सोथर्मिक, सो इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आज का लेक्चर यहीं पे हम बाइंड अप करते हैं, जिसमें हमने असर्शन रीजंस किए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किए, जिसमें हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे रेट ऑफ फ्रैक्शन को स्टडी किया है। साथ में हमने बेटा इंटरमीडिएट के कंसेप्ट को भी जाना, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, पैरेलल रिएक्शन, जिसमें हमने प्रोडक्ट दो बनाए, मेजर एज वेल एज माइनर। उसमें हम मेजर और माइनर की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको भी हमने स्टडी किया है। ऐसे ही बने रहना, पूरा केमिकल किनेटिक्स बहुत अच्छे से आपको फील आएगा कि हमारा बेस्ट बन चुका है, नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लिव टुगेदर, लव टुगेदर, ग्रो टुगेदर। थैंक यू।